नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी संसार। तो आज हम लेकर आए हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आएंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वहीं पर PDF भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है? तो आपको बताना है कि कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है, ल, री, उ या ओ। तो आशा करते हैं आपने उत्तर इसका लगा लिया होगा। जो ह्रस्व स्वर नहीं होता है वो हमारा ओ होता है। ओ का कोई भी ह्रस्व स्वर नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, संयुक्त प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? तो आपको बताना है कि संयुक्त प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है, तृतीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, पंचमी विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो संयुक्त प्रधान है वो हमारा तृतीय विभक्ति का बोधक है। यानी कोई वाक्य बना, जैसे कि रामेण सह ग्रम गच्छति। तो रामेण का मतलब जो सह का प्रयोग हुआ है यहाँ इसी सूत्र से हुआ है, तो यहाँ तृतीय विभक्ति होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकावपी शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो आपको बताना है इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बालकः प्लस वपि, बालकौ प्लस अपि, बालकः प्लस आवपि या बालकाव प्लस अपि। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा वो हमारा बालकौ प्लस अपि बनेगा। तो बालकौ प्लस अपि जो बनेगा ये हमारा अयादि संधि से बनेगा। तो जो बालकौ अपि में जो संधि हुई वो हमारी अयादि संधि हुई, संधि विच्छेद बालकौ प्लस अपि हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आसन प्रश्न, बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि बगुले की संस्कृत क्या है। कपोत है, चटकह, बक है या काक है। तो आसान प्रश्न है, आप सभी से उत्तर इसका लग जाएगा। तो बगुले की संस्कृत होती है वो हमारी बकहा। जो कपोत है कबूतर को कहते हैं, चटकहा चिड़िया को कहते हैं, काक है कौवा को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हर्ये क्रोध्यति में हर्ये में कौन सा कारक है? तो आपको बताना है कि कौन सा कारक होगा। संप्रदान कारक, कर्ण कारक, अपादान कारक या कर्ता कारक। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो जो हर्ये क्रोधति होगा उसमें हमारा संप्रदान कारक होगा। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन का क्या रूप होगा? तो आपको बताना है कि अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप होगा मम, युष्माकम, न या तब। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो हमारा न शब्द होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रमा शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप होगा। तो आपको बताना है कि रमा शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप क्या होगा। रमायई, रमाया, रमाया या रम्ये। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी रमायई शब्द होगा हमारा चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या है? तो आपको बताना है कि पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन क्या है। पिते, पित्रे, पितरी या पित्र्याम। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो आपको बताना है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा हमारा पितरी। पितरी जो होगा वो हमारा पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं आपको बताना है। ई उ री ल, ई उ ण ल, आ ई ऊ ण या आ ई
री और का। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो जो माहेश्वर सूत्र हैं उसमें से जो 42 प्रत्याहार बने हैं, जो उनमें से एक प्रत्याहार है जो उसमें बनेगा, वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ई उ री और लरा। ये हमारा एक प्रत्याहार में वर्ण आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आसान प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है। तो आसान प्रश्न है, आशा करते हैं आपको सबसे इसका उत्तर बन जाएगा। जो माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है वो हमारी 14 होती है। और माहेश्वर सूत्र लिखे किसने हैं? माहेश्वर सूत्र लिखे हैं आचार्य पाणिनि जी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋ का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है कि ऋ का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका, कंठ, तालु या मूर्धा। तो आपको बताना है ऋ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आशा करते हैं आपने इसका उत्तर लगा लिया होगा। जो ऋ का उच्चारण स्थान है वो है हमारा मूर्धा। मूर्धा का उच्चारण स्थान ऋ से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, चौराभ्य पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है। तो जो चौराभ्यम है उसमें तत्पुरुष समास किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, पंचमी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या द्वितीय विभक्ति। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो चौराभ्यम पद में जो तत्पुरुष समास की जो विभक्ति प्रयोग होगी वो हमारी पंचमी प्रयोग होगी, क्योंकि चौराद प्लस भयम इसका संधि विच्छेद बनेगा। तो जो चौराद प्लस भयम में वहाँ पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पितरन शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो आपको बताना है कि कौन सी विभक्ति और वचन है, तृतीया एक वचन, द्वितीय एक वचन, द्वितीय बहुवचन या प्रथमा बहुवचन। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो पितरान शब्द में जो विभक्ति वचन बनेगी वो बनेगी हमारी द्वितीय बहुवचन में। हमारा जो पितृ शब्द का जो शब्द रूप है वो द्वितीय बहुवचन में पितरान बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नद्य शब्द में विभक्ति और वचन है। तो आपको बताना है कि नद्य शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है, प्रथमा बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, प्रथमा एक वचन या षष्ठी एक वचन। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये हमारा प्रथमा बहुवचन में बनेगा नद्या। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। षड्नवति हिंदी संख्या का बोधक है। तो आपको बताना है कि षड्नवति हिंदी में क्या बनेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जो आप कभी भी गिनती को देखते हैं तो हमेशा गिनती को पीछे से पढ़ते हैं और लिखते चले जाते हैं। ऐड करना हो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना हो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिएगा, नवति 9 या 90 यानी नवति को बोलते हैं नब्बे और षड का मतलब 6, तो नब्बा और 6 हो जाएगा हमारा 96। तो षड्नवति का जो उत्तर होगा वो हमारा 96 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। तो आपको बताना है कि भवत शब्द में लकार और पुरुष और वचन कौन से हैं। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो आपको बताना है कि भवत शब्द में क्या लकार पुरुष और वचन होगा। जैसे पठ का रूप चलता है ऐसे ही भवत का रूप चलेगा। आसान प्रश्न है। तो जो लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है वो हमारा भवत का लकार पुरुष और वचन बनेगा, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न, आसान प्रश्न, हर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। स्वाति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति क्या है। जो स्वाति होता है जो वो कौन सी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है, पंचमी, चतुर्थी, द्वितीय या षष्ठी। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जो स्वास्ति होता है यानी जो एक सूत्र होता है, नम है स्वास्ति स्वधा
स्वतः, अलम, वसट के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की जाती है। जैसे कि एक कभी कभी आ जाता, जैसे कि गुरुवे नमः, जो कहीं नमः का प्रयोग होगा यानी हमेशा वहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की जाएगी। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है कि कादम्बरी किसने लिखी है। भास, भवभूति, बाणभट्ट या श्रीहर्ष? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो कादम्बरी लिखी है वो हमारी बाणभट्ट जी ने लिखी है, ये आप याद रखिएगा। जो चलिए भास ने क्या लिखा है? भास ने दूतवाक्यम लिखा है। भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम है। श्रीहर्ष की रचना रत्नावली है। आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक कौन सा है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक है। मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम या मेघदूतम? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा वो हमारा मालविका अग्निमित्रम जो है वो हमारा कालिदास द्वारा रचित नाटक है। जो कुमार संभवम है ये हमारा महाकाव्य है। रघुवंशम भी हमारा महाकाव्य है और मेघदूत जो है ये हमारा खंडकाव्य है। और जो नाटक की बात की गई है, नाटक जो है वो हमारे कालिदास जी के हैं। मालविका अग्निमित्रम जो इसमें उत्तर है। विक्रमोर्वशीयम या अभिज्ञान शाकुंतलम ये हमारे नाटक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यंजी संधि का उदाहरण है। इन चारों में से व्यंजन संधि का क्या उदाहरण है आपको बताना है। सज्जनः, साधुक्तम, पितरी या पितृयाम? तो आपको बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है। जो व्यंजन संधि का उदाहरण है ये हमारा सज्जन है, यानी सत्य प्लस जन। जो सज्जन बनेगा, सत्य प्लस जन, सत्य प्लस जन बनेगा हमारा, ये हमारा व्यंजन संधि में आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से उत्तम पुरुष से कौन सा संबंध सर्वनाम का है। वयम, युवाम, सह या तस्मिन? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जो उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है वो हमारा वयम है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। जो सह है वो हमारा प्रथम पुरुष में है, आपको पता है। जो मध्यम पुरुष में है वो हमारा युवाम है और जो उत्तम पुरुष में है वो हमारा वयम है, वयम है यहाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। धृ धातु से कितिन प्रत्यय का प्रयोग करने पर रूप बनता है। तो आपको बताना है कि धृ धातु में जो कितिन प्रत्यय लगा देंगे तो क्या रूप बनेगा। धृति ही, धृत्वः, धरती ही या धति? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जो धृ धातु में कितिन प्रत्यय लगाने पर जो रूप बनेगा ये हमारा धृति बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। जो छंद जो प्रयोग किए जाते हैं वो किस शिक्षण प्रणाली में किए जाते हैं आपको बताना है। व्याकरण की होती है ये प्रणाली, पद्य की होती है, गद्य की होती है या कथा की होती है? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जो छंद प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे हमेशा पद्य में किए जाते हैं, यानी कोई कविता है, कोई श्लोक है, कोई काव्य है, उसमें हमेशा छंद लकार का प्रयोग किया जाएगा, छंद लकार अलंकार का प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। अहम गृहम गच्छति, सह गृहम गच्छसि, त्वम गृहम गच्छति या त्वम गृहम गच्छसि? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही है, यानी त्वम गृहम गच्छसि जो यहाँ बिल्कुल सही वाक्य है, क्योंकि जो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कर्ता हमारा त्वम है और गच्छसि भी हमारा कर्ता के अनुसार प्रयोग की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
वने अपि पद का संधि, यानी वने अपि शब्द में कौन सी संधि है? पररूप संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि या यण संधि? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो विकल्प नंबर 3 है यानी पूर्व रूप संधि हमारी वने अपि में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नीति मार्गम केन परिलंघनति। तो आपको बताना है कि नीति मार्ग का कौन उल्लंघन नहीं करता है? कुलीनः, जनः, सेवकः या बालकः? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो नीति मार्ग का उल्लंघन कौन नहीं करता है? कुलीन यानी श्रेष्ठ व्यक्ति जो नीति मार्ग होते हैं उनका उल्लंघन नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तत्रैव में संधि है। तो आपको बताना है कि तत्रैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या पूर्व रूप संधि? तो आपको बताना है कि तत्रैव में कौन सी संधि है। आसान प्रश्न है, आशा करते हैं सबसे इसका उत्तर बन जाएगा। जो तत्रैव है वो हमारी यहाँ वृद्धि संधि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या बताइए। तो आपको बताना है कि संस्कृत भाषा में अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? 6, 5, 3 या 4? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो जो संस्कृत भाषा में जो अयोगवाह होते हैं वो हमारे 4 होते हैं। ये बात आपको पता होगा। अब ये होते कौन कौन से हैं ये देखिएगा। एक अनुस्वार और विसर्ग, जीवामूल या उपधमानीय और अनुनासिक, ये हमारे 4 होते हैं अयोगवाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है अनुरूपम में समास है। तो आपको बताना है कि अनुरूपम में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास? तो आशा करते हैं आपने इसका उत्तर लगा लिया होगा। जो अनुरूपम है उसमें बहुत आसान प्रश्न है। अनुरूपम में कौन सा समास होगा? वो हमारा अव्ययभाव समास होगा, क्योंकि यहाँ प्रथम पद जो है वो हमारा प्रधान है और वही हमारा अव्ययभाव की परिभाषा है। तो आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर यहाँ तक आ चुके हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपको जो भी हम वीडियो डालते हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद।